सरदार शहर के बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव की भाजपा की तैयारी की तो कांग्रेस प्रत्याशी दिवंगत पिता की सहानुभूति की लहर पर, जबकि बीजेपी प्रत्याशी पिछली हार की सहानुभूति पर सवार है। कांग्रेस का फोकस इस उपचुनाव से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा पर नजर इन दिनों आ रहा है और दूसरी ओर बीजेपी तैयार कर रही है इसको लेकर एक अलग और खास स्ट्रैटेजी, एक रणनीति अलग। क्योंकि देखिए, सहानुभूति कार्ड की जब बात सामने आई, इससे पहले भी उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से वो नजर आया था और इस बार भी दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को इस उपचुनाव के लिए सरदार शहर सीट से प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी इसका तोड़ निकालने के लिए एक नया एजेंडा, एक नया प्लान, एक नई रणनीति लेकर आई है। क्या वो रणनीति है वो आपको समझाते हैं। देखिए, पिछली हार को लेकर के इस बार सहानुभूति वोट कलेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस का जो फोकस है वो भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा नजर आ रहा है और फिर दबे पाव भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें शुरू हो गई है। और पहली बार बीजेपी ने 40 नेताओं को प्रचार का जिम्मा दिया है। ये शायद पहली बार ऐसा होगा जब किसी उपचुनाव के लिए, किसी बाई इलेक्शन के लिए, वो भी एक सीट है सरदार शहर की, उस पर जीत के लिए। क्योंकि इस जीत के बाद में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव, उसके बाद में जितनी भी चुनाव है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सीट से पड़ता हुआ सदन में नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई तो फिर एक तरीके का जो बहुमत है वो कांग्रेस के पास रहेगा सदन में भी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत सरदार शहर पर होती है तो एक रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा जो कि कांग्रेस का रहा, जो कि पंडित भंवरलाल शर्मा का रहा। 40 नेताओं को जिम्मा इस प्रचार का दिए जाना, ये इस चीज को इंगित करता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है इस उपचुनाव को जीतने की। उपचुनाव जीतने के लिए नेताओं को रखा है गुजरात चुनाव से भी दूर। गुजरात चुनाव का कोई भी असर ना पड़े इन पर, किसी भी तरह का मानसिक बहुत ज्यादा काम एक साथ ना हो जाए। ये ना हो जाए कि गुजरात में भी कैंपेनिंग करनी है, वहां पर भी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है, सरदार शहर के उपचुनाव में भी जिम्मेदारी संभाली है, तो उस झंझट से, उस टेंशन से दूर रहे। सिर्फ और सिर्फ प्रचार का ध्यान रखे सरदार शहर के उपचुनाव का। चुनाव की मॉनिटरिंग की कमान दिल्ली से हो रही है। अब आप इस चीज को सोच सकते हैं कि दिल्ली से जब इसकी मॉनिटरिंग हो रही है तो हर पल की मॉनिटरिंग हो रही होगी, हर समय की, हर क्षेत्र की, हर गली मोहल्ले की भी मॉनिटरिंग हो रही होगी कि कितने जगह पर जो चुनाव का प्रचार है वो किया जा रहा है। इस चुनाव को जीतकर बड़ा संदेश बीजेपी देना चाहती है और संदेश साफ है। संदेश यही है कि कोशिश अगर की जाए तो वो गढ़ भी ध्वस्त किया जा सकता है और फिर अगर यहां से जीत मिलती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में भी जब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक बैकफुट पर कहीं ना कहीं लाने की कोशिश इस जीत के बाद में बीजेपी कांग्रेस को लेकर करेगी। चलिए बात करते हैं दल बदल कानून में बदलाव को लेकर हो रही तैयारियों को लेकर। तो केंद्र सरकार इस कानून में नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। क्या है वो नया प्रावधान, वो आपको समझाते हैं। पंजीकृत दलों के पदाधिकारियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। अगर पदाधिकारी चुनाव के वक्त दल बदलते हैं तो अगले 5 साल वो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। कानून मंत्रालय आगामी बजट सत्र के दौरान इस तरह का संशोधन जो है वो ला सकते हैं इस बिल में। पार्टी बदलकर टिकट पाने वाले परिपाटी पर अंकुश लगाना मकसद है। किसी भी तरह से जब एंड समय पर वोटिंग से पहले पार्टी को बदल लिया जाता है या फिर चुनावों से पहले पार्टी को बदल लिया जाता है, जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं पार्टी की इससे भंग तो होती ही है। लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई फिर किस हद तक होनी चाहिए, क्या वहां पर ये एक एग्जाम्पल, एक ट्रेंड सेट हो जाना चाहिए जिससे मन में एक डर उन सभी के हो जो कि पार्टी की लीक से हटकर अचानक से बगावत करने की कोशिश करते हैं। इस दम पर कि दल बदल कानून उसमें है। पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना इसका पूरा मकसद है। बगावत से परेशान कई दलों ने कानून बदलाव पर अपनी सहमति भी जाहिर की है। जो चोट खा चुके हैं वो यही कह रहे हैं, जितने भी दल हैं, कि चुनावों के दौरान दल कोई ना बदले, इस पर कानून भी हो। और अगर कानून होगा, अगर उसमें प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के एन मोमेंट पे जो दल बदल लिए जाते हैं और दल बदलने से समीकरण बदल जाते हैं। कई दफा देखने को मिला है कि सरकार भी बदल गई, मंत्री बदल जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस कानून में बदलाव के बाद इन सभी चीजों पर रोक लग पाएगी। चलिए बात करते हैं किस तरह से क्रिप्टो की तबाही से भारत अलर्ट पर है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX तबाह हो चुका है। इसकी 32 अरब डॉलर की पूंजी एकाएक शून्य हो गई है। आप सोच सकते हैं 32 अरब डॉलर किसे कहते हैं।
इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी बड़ी संख्या की पूंजी का एकाएक शून्य हो जाना यही दिखाता है कि ये एक अलर्ट यानी कि एक खतरे की निशानी है उन लोगों के लिए जो कि इसे यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बिना किसी जानकारी के। भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए ये एक झटका साबित हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट भारतीय निवेशकों ने इसमें भी काफी दिखाया। निवेशकों का पैसा डूबने से भारत सरकार अलर्ट पर है और अलर्ट किस तरह से कामयाब होगा क्योंकि सूत्रों के अनुसार सरकार ने ठोस फैसला लेने का मन बना लिया है। ठोस फैसला अब क्या हो सकता है क्योंकि कई इन्वेस्टर्स जो कि अपने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके बाहर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनका पैसा भी एकाएक शून्य हो गया। भारत सरकार के संज्ञान में जब ये मसला आया तो उन्होंने ठोस फैसला लेने का मन बनाया है और अगले आम बजट में सरकार इसे लेकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। हाईकोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग में अगले साल के कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चारों नवचयनित एडीजे अधिकारियों की नियुक्ति पर मुहर लग चुकी है। ग्रीष्मावकाश 5 जून से 2 जुलाई तक रखने सहित दशहरा अवकाश पर 3 दिन छुट्टी रखने का भी फैसला लिया गया है। दशहरे के अवकाश पर कोर्ट में 3 दिन छुट्टी रहेगी। फैसला आज लिया गया जब पूरा कैलेंडर 2023 के लिए साल 2023 के लिए बनाया गया। इन 3 दिन के बदले 3 शनिवार कार्य दिवस घोषित किए गए, यानी कि 3 दिनों के बदले जो कि दशहरे की छुट्टी रहेगी उसके अलावा 3 शनिवार कार्य दिवस घोषित किए गए हैं। अमूमन शनिवार को कार्य दिवस भी काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ये 3 अलग से तारीखें भी सामने आ जाएंगी कौन से वो शनिवार होंगे इस साल के जिसमें कार्य दिवस रहेगा। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की अध्यक्षता में फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और इसी फुल कोर्ट की मीटिंग में ये तमाम निर्णय लिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फुल कोर्ट की मीटिंग कराई गई। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में गिरते तापमान और बढ़ती सर्दी की। तो प्रदेश के तापमान में गिरावट जारी है, मौसम सर्द हो गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। शेखावाटी क्षेत्र में तापमान की गिरावट से सर्दी में अधिकता हुई है। हनुमानगढ़ माउंट आबू का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ और माउंट आबू इस प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू कहा जाता है, लेकिन शुरुआत ही जिस तरह से नवंबर में हुई थी उस दर पहले ही ओस जमने लगी थी, धुंध पड़ने लगी थी और जैसे जैसे नवंबर अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, साल 2022 का ठंड माउंट आबू में एक बार फिर से तलखी दिखा रही है। हनुमानगढ़ में अच्छा खासा सर्दी का माहौल है। हनुमानगढ़ और माउंट आबू के तापमान की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस इसे दर्ज किया गया। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में फॉग भी देखने को मिला, कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग का यही कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं चलेगी और इसी तरह से तापमान में जो गिरावट है उसका दौर जारी रहेगा। दिसंबर और जनवरी का पहला सप्ताह प्रदेश भर के लिए बहुत ज्यादा ठंडी रहने की इस बार संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की। तेलंगाना की बात करते हैं, जहां हाई पावर के लिए बीजेपी का सॉफ्ट पावर। चुनाव से पहले कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर एक फिल्म बनाई जा रही है। जी हां, हैदराबाद निजाम के कथित अत्याचारों पर फिल्म रजाकार बन रही है। कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल इस फिल्म के निर्माण में जुटे हुए हैं। फिल्म रजाकार से बीजेपी को पार्टी के पक्ष में लहर की उम्मीद है। कोशिश यही कि इस रजाकार फिल्म को देखने के बाद में और निजामों के कथित अत्याचारों की वजह से जो लोग पीड़ित भी रहे होंगे, जिनके पुरखे पीड़ित रहे होंगे, उनसे वोट बटोर सके भारतीय जनता पार्टी, पक्ष में लहर बना सके बेसिकली, इसलिए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जब फिर सिनेमाघरों में पहुंचेगी, लोग इसे देखेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो किसका इतना फायदा होगा इस फिल्म का जो कि वोटों में तब्दील होते हुए बीजेपी को दिखेगा चुनाव में। तेलंगाना से खबर, एसआईटी का बीजेपी महासचिव को समन। बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष को ये समन भेजा है। सत्तारूढ़ टीआरएस के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ ये मामला है। 21 नवंबर को पूछताछ के लिए बीएल संतोष को विशेष जांच दल की ओर से निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के जज से बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पर 29 नवंबर को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने समन देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। पाकिस्तान के ग्वादर में गदर, चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ करो या फिर मरो पर उतारो है जनता। बलूच संगठनों का सीपैक को आज से बंद करने का अल्टीमेटम भी सामने आया है। 3 हफ्ते से चल रहे इस प्रदर्शन में महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। इस आंदोलन से घिरी हुई है शहबाज सरकार भी। आक्रोश लगातार जनता में बढ़ रहा है अपनी ही सरकार को लेकर, शहबाज सरकार को लेकर। आंदोलन के चलते पंजाब और कई अन्य सूबों से अतिरिक्त फोर्सेस भी वहां पर इंप्लीमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है 2.65 लाख करोड़ के सीपैक।
तो वहीं आज से दुनिया पर फुटबॉल का फीवर। कतर में आज से फीफा विश्व कप शुरू हो रहा है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए महोत्सव की तरह होता है ये फीफा विश्व कप। दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में जो हिस्सा ले रही है वो 32 टीमें पहुंच चुकी हैं। 29 दिन तक कई गेम्स खेले जाएंगे। कुल 64 मुकाबले इसमें रहेंगे। 18 दिसंबर को खेला जाएगा इसका फाइनल मुकाबला। और अब तक खेले जा चुके कुल 21 फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील सर्वाधिक 5 बार, जर्मनी और इटली 4-4 बार में चैंपियंस बन चुके हैं। अर्जेंटीना और फ्रांस और साथ ही उरुग्वे 2-2 बार इस खिताब को जीत चुके हैं। ब्राजील को एक बार फिर से इस खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो आज से दुनिया पर रहेगा फुटबॉल का फीवर। कतर में आज से फीफा विश्व कप शुरू हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में बहुत ज्यादा लोगों के लिए रोमांच भरा टूर्नामेंट होता है। कई खिलाड़ियों के लिए खास रहने वाला है ये विश्व कप भी, क्योंकि विश्व कप में सभी की नजर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर रहेगी। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर भी सभी की नजर रहेगी। 35 साल के लियोनेल मेसी और 37 साल के रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप है और ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी इसे यादगार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। ब्राजील के नेमार, फ्रांस के किलियन एम्बापे, करीम बेंजेमा, इंग्लैंड के हैरी केन, जर्मनी के थॉमस मुलर से भी लोगों को इस विश्व कप फीफा को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।